चलिए बच्चों, कैसे हो सब लोग? चैप्टर नंबर 8 रिवाइज करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 में 3 पार्ट है बच्चे। मनी डिमांड, मनी सप्लाई एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहले मनी डिमांड। मनी डिमांड को स्टार्ट करने से पहले पढ़ा जाएगा मनी की डेफिनेशन। मनी आखिर होता क्या है? मनी मीन्स एनीथिंग दैट कैन बी सर्व्ड एज। 3 यूज है इसके। पहला, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आपको कुछ भी चाहिए बदले में क्या लगेगा? मनी। सेकंड, यूनिट ऑफ अकाउंट, किसी की भी पर वैल्यू, पर यूनिट की वैल्यू निकालनी है, यू नीड मनी। एंड थर्ड, मनी कैन बी यूज्ड एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब कुछ पैसा सुरक्षित करना है। किस फॉर्म में किया जाएगा? आप सामान तो सुरक्षित करोगे नहीं ना, आपके बैंक में पड़ा है, मॉनेटरी फॉर्म में पड़ा है। तो ये मनी की डेफिनेशन भी है और मनी के बेसिक ट्रेडिशनल यूज भी है। मनी की फीचर्स क्या है बच्चे? पहला, मनी इज जनरली एक्सेप्टेबल। हर जगह पे क्या होता है? एक्सेप्ट। मनी ड्यूरेबल है, लास्टिंग, हमेशा चलता रहेगा। मनी एफर्टलेसली रिकॉग्नाइजेबल है, बिल्कुल, मतलब छोटा बच्चा भी मनी को रिकॉग्नाइज कर लेता है। होता है ना, बच्चे को कुछ दोस्त को पता है, ले लेना है ये तो। फोर्थ, मनी को काउंटर फिट करना डिफिकल्ट है। ऑल्दो लोग नकली नोट बनाते हैं, बट इतना भी आसान नहीं है। मनी रिलेटिव, ये तो सबकी समस्या है। जिसके पास जितना पैसा है वो उसके लिए क्या है? स्कार्स है। मनी इजीली ट्रांसफरेबल है या नहीं है? बिल्कुल है। एंड द लास्ट, मनी को आप स्मॉलर पार्ट्स में बांट सकते हो विद यूजेबल क्वांटिटी और फ्रैक्शन विदाउट लूजिंग द वैल्यू। आपने किसी को 100 रुपया दिया और बदले में 20 रुपए के 5 नोट ले लिए। जो इकट्ठा एक नोट था 100 का, वो भी उसकी वैल्यू 100 थी। जो 20 के 5 है उसकी वैल्यू भी। तो मैं स्मॉलर पार्ट्स में बांट रहा हूं बट विदाउट लूजिंग वैल्यू में कोई कमी। ऐसा होता है कि 5 नोट दे दिए, अब 100 की जगह 110 के चलाएंगे हम उनको। नोट बड़ा हो छोटा हो, इट रिमेन सेम। इवन फ्रैक्शन सिक्के में कन्वर्ट कर लो। 10 के नोट के 10 रुपए के सिक्के, 1 रुपए वाले 10 के सिक्के ले लो। 10 सिक्के क्या वो 10 रुपए रहेंगे? ज्यादा हो जाएंगे। आप ऐसे को, सर देखो इसका वजन ज्यादा है, उसको 12 में ले लो। नोट का वजन कम है, उसको 8 में ले लो। ऐसा नहीं होता ना, राइट? चलिए, अब डिमांड फॉर मनी देखो। डिमांड फॉर मनी में ना बच्चे अलग अलग थ्योरीज है, पता है आपको? पैसा क्यों चाहिए आपको? सर खर्चा करने के लिए चाहिए। हम तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके लिए चाहिए, राइट? नहीं नहीं सर, इमरजेंसी के लिए घर पे पैसा या बैंक में पैसा होना चाहिए। अलग अलग यूज है मनी के। देखिए, अलग अलग थ्योरीज वालों ने अलग अलग बात कही, बड़ी सारी थ्योरीज है, केन्सियंस की आ जाएंगी, टोबिन की आ जाएंगी। बट ना, मेन थिंग क्या है? डिमांड का मतलब है डिजायर बाय द पीपल टू होल्ड द, लोगों की जो पैसे को होल्ड करने की इच्छा है ना, वही मनी की क्या है? डिमांड। अब सर डिमांड क्यों है? पहली बात तो डिमांड डिराइव्ड है। क्या है? डिमांड का चैप्टर है ना, डायरेक्ट डिमांड और डिराइव डिमांड। डायरेक्टली चाहिए, डिराइव किसी और वजह से चाहिए। पैसा आपको डायरेक्टली नहीं चाहिए। आप 100 रुपए लेकर क्या करोगे? सर हम तो इससे कुछ खाएंगे पिएंगे। तो डिराइव्ड है, आपको खाना पीना है इसलिए 100 रुपए चाहिए। 100 रुपए चाहिए इसलिए खाना पीना नहीं है। इट इज डिराइव डिमांड। कौन सी है? कई बार ना इसमें से क्वेश्चन आएगा, बच्चा सोचेगा वो क्वेश्चन ना डिमांड के चैप्टर का, वो इस चैप्टर का, राइट? बट मोटा मोटा मैं सारी जितनी क्विज है सबका निष्कर्ष आपको एडवांस में बता देता हूं। वी नीड मनी ओनली फॉर 3 पर्पसेस: ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशन, स्पेकुलेशन। टीपीएस। ट्रांजैक्शन, आपको खर्चा करना है, आपको कपड़े खरीदने हैं, जूते खरीदने हैं, रेंट देना है, घूमने जाना है, पेट्रोल भरवाना है, कुछ भी। प्रिकॉशन, इमरजेंसी, कल को कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या कोई और इमरजेंसी हो, आपके पास पैसा होना चाहिए। प्रिकॉशन मतलब सावधानी। एंड थर्ड, स्पेकुलेशन, मार्केट की फ्लक्चुएशन का फायदा उठाना चाहते हैं, प्राइसेस के कम ज्यादा का। मैंने कहा 2 लाख रुपए शेयर मार्केट में डाल देते हैं ताकि 20-25 हजार का प्रॉफिट हो जाए, दैट इज स्पेकुलेशन। दैट इज, सो देयर आर ओनली 3 पर्पस टीपीएस। अब मैं थ्योरीज पढ़ाऊंगा, तो थ्योरीज में कोई ट्रांजैक्शन बोलेगा, कोई क्या बोलेगा, वो हम डिटेल में देखेंगे। पहले डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं, ये भी सारी थ्योरीज में काम आएगा। मतलब मनी की डिमांड को ना 3 फैक्टर अफेक्ट करते हैं। कितने? पहला आपकी इनकम, इनकम से तो रिलेट करोगे। सेकंड आपका रेट ऑफ, इसके पीछे लिख दो इंपॉर्टेंट, बहुत सारी थ्योरीज में मैं पढ़ाने वाला हूं इसके बारे में। थर्ड, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल, आजकल गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ऑनलाइन का जमाना आ गया, मनी ज्यादा है।
पहले आप जेब में ना, पहले बच्चा 500,000 लेके घूमता था, बिजनेसमैन भी 20-25,000 का कैश रखता था, अब सब कुछ फोन के अंदर है, लाखों रुपए है फोन के अंदर। तो इनोवेशन से भी डिमांड बढ़ गई है, समझ रहे बात को। आप बच्चे का अकाउंट खुला दो बैंक में और गूगल पे खोल दो। अब बच्चा खाली गूगल पे थोड़ी देगा, स्कूल जाता बच्चा भी पता क्या कहेगा, इसके अंदर पैसे होने चाहिए, उसको हर जगह पे क्यूआर स्कैन करना है। तो फाइनेंशियल इनोवेशन भी मनी की डिमांड बढ़ाती है। चलिए अब देखिए थ्योरी, देखिए 7 पार्ट में है। पहली कौन सी है, क्यूटीएम। अगर आपने जून या सितंबर के एग्जाम देखे तो इसी में से न्यूमेरिकल ऐड याद है, कौन सा होता है, पीटीवी वाला, याद है कुछ ऐसा, बताऊंगा। सेकंड कैम्ब्रिज, केन्सियन, मैंने हमेशा कहा है आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ो और केन्सियन थ्योरी ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इन्वेंटरी अप्रोच, फ्रीडमैन, देन बिहेवियर टुवर्ड्स रिस्क एंड लास्ट में टोबलिन, राइट। चलिए तो स्टार्ट करें बच्चे। सर पहला है क्यूटीएम, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इसको हम क्लासिकल अप्रोच भी कहते हैं। 16th सेंचुरी में इरविन फिशर ने दी थी। अमेरिका से जब यूरोप में पैसे का फ्लो गया, अमेरिका से यूरोप में पैसे का फ्लो गया तो प्राइसेस यूरोप में क्या हुए, बढ़ गए। इसने कहा जब देश में पैसा आया, जब लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा तो प्राइसेस अप हो जाएंगे। दैट इज क्लासिकल थ्योरी। देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ मनी। देखो अभी तक ना डिमांड पढ़ते हो, अपना प्राइस से क्वांटिटी का रिलेशन निकाल दो, ये करते थे। मनी में उल्टा है, मनी में क्वांटिटी से प्राइस का निकलेगा। हायर द क्वांटिटी ऑफ मनी, हायर द प्राइस ऑफ द गुड्स। समझ रहे बात, हायर द क्वांटिटी, हायर द, बिकॉज अल्टीमेटली क्या होगा कि ना देखो महंगाई बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ेगी तो वैल्यू मनी की कम होगी, परचेसिंग पावर तो कम होगी ना। आपको कैसे, कोई चीज 100 में मिलती है, अब वो 120 में मिलती है, आपकी पावर कम हुई ज्यादा हुई, महंगाई बढ़ गई ना। अब देखो बचपन में 10 रुपए में जो चीज लेते थे आज मिलती है। दैट इज इनवर्स रिलेशन। यानी कि क्वांटिटी बढ़ने में प्राइस बढ़ेगा, बट जब प्राइस बढ़ेगा तो वैल्यू डाउन हो जाएगी। तो वैल्यू ऑफ मनी एंड द प्राइस लेवल इज हैविंग इनवर्स रिलेशन। व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस वैल्यू डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस वैल्यू। तो दो रिलेशन में बता चुका, क्वांटिटी का, प्राइस का और वैल्यू का, ठीक है। चलिए तो इकट्ठा देखें, सर क्वांटिटी कम होगी, प्राइस कम हो गया, वैल्यू बढ़ गई, और क्वांटिटी बढ़ गई, प्राइस बढ़ गया तो वैल्यू कम हो गई। अब जो मैं बता रहा हूं ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, mv इज इक्वल टू pt। m स्टैंड फॉर क्वांटिटी ऑफ मनी, v स्टैंड फॉर वेलोसिटी, p स्टैंड फॉर एवरेज प्राइस लेवल एंड t स्टैंड फॉर वॉल्यूम ऑफ। mv इज इक्वल टू pt। एंड इसमें आप देखेंगे VOT को जनरली हम एज्यूम करते हैं तो हम फॉर्मूला क्रिएट करते हैं m इज इक्वल टू p। न्यूमेरिकल आता है, mv pt में से एक चीज मिस होगी, बाकी गिवन होगी, आपको निकालना पड़ेगा। अच्छा mv को इकट्ठे, mv मतलब मनी इनटू वेलोसिटी, उसको हम बोल सकते हैं टोटल मनी सप्लाई। पीटी का मतलब प्राइस लेवल इनटू वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, उसको हम बोल सकते हैं टोटल डिमांड ऑफ। तो सर ये तो एक आगे ना इक्विलिब्रियम, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। ये तो हर जगह पे लगता है, कोई भी चैप्टर आप पढ़ लो, आप नेशनल इनकम पढ़ो, डिमांड पढ़ो, सप्लाई पढ़ो, एवरीवेयर इट इज गिवन दैट इक्विलिब्रियम इज एट ए लेवल वेयर डिमांड इज इक्वल टू। तो मनी की डिमांड मनी की सप्लाई के इक्वल होनी चाहिए। ये रहा बात। फिर ना जमाना बदला, ईश्वर ने कहा पैसा खाली घर पे थोड़ी है, बैंक में भी तो है ना। तो उसने mv के साथ में एक और निकाल दिया, m डैश v डैश। तो मेरा नया पूरा फॉर्मूला आ गया, mv प्लस m डैश v डैश इज इक्वल टू, m और v वही है बट पैसा अब कैश में नहीं है, कहां पर है, बैंक में है। अगेन मनी डिमांड इज इक्वल टू मनी सप्लाई। डन है बात यहां तक, यस और नो। फर्क क्या है, mv कैश की बात करता है, m डैश v डैश बैंक की बात। दिस इज quantity theory given by Irving Fisher, which is known as classical approach. डन है बच्चे, न्यूमेरिकल आएगा ध्यान रखना। सेकंड कैम्ब्रिज अप्रोच, इसको बोला गया कैश बैलेंस अप्रोच। ये भी 90s की है, 1990 के आसपास की। कैम्ब्रिज के ना इकोनॉमिक्स हुए जिसमें एल्फ्रेड मार्शल हुए, एसी पिगू। आप देखोगे ना मार्शल का जो मेन डिमांड का कंसेप्ट था वेलफेयर डेफिनेशन, उसको भी पिगू ने सपोर्ट किया था, याद है आपको फर्स्ट चैप्टर। रॉबर्टसन एंड केन्सियन, केन्सियन देखो, केन्सियन यहां भी बोलेगा, अपनी थ्योरी अलग भी देगा, बड़े स्मार्ट है लोग। इन्होंने कहा पीपल ना अपना पैसा रखते हैं, अपनी इनकम को रखते हैं फ्यूचर के लिए। क्या मैं इसको सेविंग बोल सकता हूं इनडायरेक्टली, कि हम देखो अभी तक पहले क्या था, ट्रांजैक्शन बढ़ी आपने, अब क्या क्या प्रिकॉशन इनडायरेक्टली या स्पेकुलेशन कह दो, कुछ भी, कि मैं अपना पैसा ना फ्यूचर के लिए होल्ड कर रहा हूं, फ्यूचर के लिए। इन्होंने कहा एमडी मनी डिमांड इज इक्वल टू के इंटू पी वाई। पी तो सर प्राइस लेवल, भाई आपकी इनकम के ने आ गया, के का मतलब है द पोर्शन ऑफ नॉमिनल इनकम हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ
आपने कुछ पैसा यूज ना करते हुए कैश में रख लिया, दैट इज के, दैट इज, कहते हैं एमडी इज इक्वल टू कैपिटल एम, एम का मतलब सप्लाई होता है ना, देखो एमडी मतलब डिमांड, कैपिटल एम का मतलब सप्लाई, तो यहां से एक फॉर्मूला और निकल गया, कैपिटल एम इज इक्वल टू के पी वाई। मतलब देखो आपने बोला एमडी इज इक्वल टू के पी वाई, तो एम के इक्वल भी तो यही होगा ना अल्टीमेट, बिकॉज डिमांड इज ऑलवेज इक्वल टू सप्लाई। क्लियर है बात, यस और नो? आ रही बात समझ? चलिए, ये कैम्ब्रिज वाले लोगों ने कहा, फिर केन्सियंस बैठे थे, इनके साथ थे, केन्सियंस ने अपनी एक अलग थ्योरी बना ली। अब इसने इसकी थ्योरी को बड़ा अच्छा बोला, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। इन्होंने कहा पीपल होल्ड मनी फॉर थ्री पर्पस, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशन, स्पेकुलेशन। ट्रांजैक्शन चाहे करंट की हो, चाहे करंट में बिजनेस की हो या पर्सनल हो, प्रिकॉशन अनसीन अनप्रिडिक्टेबल इमरजेंसी जो हमें पता नहीं कब आ जाए, और स्पेकुलेशन टू एक्सप्लॉइट एंड अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, जो भी हमारी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट की उसका फायदा उठाना। अच्छा, और ऑलरेडी इन्होंने कहा करंट ट्रांजैक्शन डिपेंड करती है आपकी इनकम पे, ऑब्वियसली ना, जितनी इनकम होगी, आज आप खर्चा कितना करते हो, जितनी इनकम है, हायर द इनकम हायर द करंट एक्सपेंडिचर, सिंपल, ये बात तो ऑलरेडी आपको पता है। और इसी के तहत एक लिक्विडिटी ट्रैप आया जिसपे क्वेश्चन भी आता है। लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है कि ना, हमें ना पैसा कैश में रखना है, किसमें रखना है, क्यों, इंटरेस्ट रेट आ गया, अब हर टॉपिक में इंटरेस्ट रेट आएगा, इंटरेस्ट रेट आर ऑलमोस्ट जीरो, दे आर वेरी लो, उसको जमा कराने का, लाइक बैंक में या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने का लॉजिक ही नहीं है। मतलब 2% का इंटरेस्ट है, 1% का इंटरेस्ट है, इससे अच्छा घर पे रख लेता हूं, काम तो आएगा कभी यूज करना हो तो। इसे बोलता है लिक्विडिटी ट्रैप। जब लोग लिक्विडिटी के जाल में फंस जाते हैं, they don't want to invest their money, they want to hold their money in the form of cash, that is liquidity trap। ये देखिए, इसका डायग्राम बताया था इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, आप इसको देख सकते हैं, ऑल्दो डायग्राम पेपर में आना नहीं। फोर्थ आई इन्वेंटरी अप्रोच गिवन बाय बोमल एंड टॉबलिन। अच्छा, ये देखो इन्होंने भी अपनी थ्योरी दी, अलग भी देंगे, इकट्ठी भी दी है। इन्होंने क्या कहा, अब फिर इंटरेस्ट रेट आएगा। इन्होंने कहा देयर आर टू मेथड्स, दो टू मीडियम फॉर स्टोरिंग द वैल्यू, या तो कैश की फॉर्म में मनी के, या इंटरेस्ट बियरिंग ऑल्टरनेट एसेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड्स। ये कहते हैं दोनों ने मिलकर एक ही बात बोली, पैसा रखने के दो तरीके हैं, या तो मनी या बॉन्ड्स, या मनी या बॉन्ड्स। और इन्होंने देखो, अभी तक आपने क्या था, इंटरेस्ट रेट अगर अच्छा नहीं है तो कैश में रख लो, अच्छा है तो बॉन्ड्स में लो। इन्होंने कहा इतना आसान नहीं है, इन्होंने कहा एक फिक्स कॉस्ट लगती है ट्रांसफर करने पे, ब्रोकर तो चार्ज लेगा। आप सोचो, बॉन्ड को कैश में कन्वर्ट कराओगे या कैश को बॉन्ड में, ब्रोकर चार्जेस लेगा ही लेगा। देखो, आप बेचो खरीदो, आप नुकसान में बेचो फायदे में बेचो, ब्रोकर तो अपनी कमीशन लेगा ही, उन्होंने कहा उसको भी कंसीडर करो। तो आपको ऑप्टिमम इन्वेंट्री रखनी है, आपको ना एक ना फॉर्मूला दिया गया, जो कॉस्ट अकाउंटिंग में आप पढ़ोगे इंटर में, कितना पैसा आपको रखना चाहिए, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, देखिए, C इज इक्वल टू, सी का मतलब है जितना कैश विड्रॉ करना चाहिए, C इज इक्वल टू अंडर रूट 2BY बाय R। B का मतलब ब्रोकर की फीस, Y का मतलब साइज ऑफ इनकम, R का मतलब इंटरेस्ट। मैंने क्लास में निकलवा के भी दिखाया था, याद कीजिए। इससे क्या आप अंदाजा लगाए तो कितना आपको कैश विड्रॉ करना, एंड डोंट टेल मी सर क्या पता हम इससे ज्यादा करें, ये उनका मेथड है, आप अपना अलग यूज कर सकते हो। इन्होंने फीचर बताई, इन्होंने क्या, कैश सेफ है, कैश क्या है, मगर कैश में एक नुकसान है, कैश कभी इनकम नहीं था। बॉन्ड्स रिस्की है, कैपिटल लॉस भी हो सकता है, कैपिटल लॉस समझते हैं, वैल्यू कम होगी, बट इसका फायदा क्या है, इनकम तो देगा ही देगा। तो एक फॉर्मूला बन गया बच्चे, फॉर्मूला मेरे साथ याद कर लीजिए, C इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू BY डिवाइड बाय R। डन। कौन सा मॉडल है, इन्वेंट्री। अब फ्रीडमैन साहब आगे, फ्रीडमैन ने ना, इसको हम बुक से रीड करते हैं, इन्होंने एक्सटेंड किया केन्सियंस के स्पेकुलेशन को, किसको किया, इन्होंने कहा अगर लगता है कि स्पेकुलेशन की अपॉर्चुनिटी है तो आपको ट्रांजैक्शन कम करके स्पेकुलेशन में जाना चाहिए, ताकि आप मार्केट का फायदा उठा सके। आज की डेट में आप देखिए, सिक्योरिटी मार्केट ग्रो कर रही है नहीं कर रही, लोग पैसा डाल रहे हैं तभी कर रही है ना। तो आजकल हर व्यक्ति, छोटा छोटा बच्चा बोलूं छोटा, मतलब 18-19 साल का लोग, उससे पहले भी होता है, म्यूचुअल फंड में पैसा डाल के घूम रहे हैं। शेयर ना खरीदो, एटलीस्ट म्यूचुअल फंड तो डाल ही देते हैं लोग, दैट इज स्पेकुलेशन, दैट इज स्पेकुलेशन। देन आया डिमांड फॉर मनी एज ए बिहेवियर टुवर्ड रिस्क। देखो, सबने कहा या तो बॉन्ड्स में डाल दो, कैश में डाल दो, इन्होंने पता क्या कहा, इन्होंने कहा आपको एक ना कॉम्बिनेशन चाहिए सेफ और रिस्की एसेट्स का, डाइवर्सिफाई करो, सारा पैसा घर ना रखो,
सारा पैसा बॉन्ड में डालो, और एक ही तरह की सिक्योरिटीज में, क्योंकि एक डूब की तो सब डूब जाएगा। म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट भी तो कहता है ना, वैसे म्यूचुअल फंड पढ़ाए ना, मैं बता रहा हूं, याद है, डोंट पुट योर ऑल एग इन सेम बास्केट। वो कह रहा है आपको ना, अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, रिटर्न आपकी फिक्स है तो आपको रिस्क आप लेंगे कम रिस्क, और रिस्क फिक्स है तो आप रिटर्न लेंगे ज्यादा। देखो कंज्यूमर बोल रहा हूं, इन्वेस्टर को क्या चाहिए, रिस्क कम से कम, रिटर्न ज्यादा से ज्यादा। तो एक बैलेंस क्या होता है कि रिस्क, देखो रिस्क हाई हो और रिस्क लो, दोनों का बैलेंस लीजिए। कुछ खतरे वाले लगा लो इन्वेस्टमेंट, कुछ सेफ वाले, हमारे बात को। अब आपको रिस्क वाले लगाने क्यों है, वो भी जरूरी है, पूछो क्यों? रिस्की एसेट ही तो हाईएस्ट रिटर्न देगी ना। अगर आप बिल्कुल लो रिस्क में जाओगे तो रिटर्न भी आपको लो ही मिलेगी। हमारे बिजनेस में कहावत है, हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड, समझ रहे हैं? तो आपको बैलेंस बना लो, फिर रिस्क ले लो। रिस्क में क्या होगा, फायदा भी होता है, डूबेगा तो उतना डूबेगा, मिनिमम तो रखा है ना पैसा। दैट इज ऑप्टिमम बैलेंस, ये कहते हैं ऑप्टिमम बैलेंस बनाकर चलो, रिस्क की भी और लो रिस्क की भी। फिर देखो टोबिन खुद आ गया अलग से उठ के, कह रहा है मैं अपनी अलग भी दूंगा, क्यों मैं बोमल के साथ चलूं। किसने कहा? फिर वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बार बार रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कहता है? कहता है अगर इंटरेस्ट ज्यादा होगा, अगर इंटरेस्ट, तो मनी को होल्ड करने की डिमांड कम होगी और इन्वेस्ट करने की। बार बार ना देखो दो ही शब्दों का प्रयोग किया गया, कैश और बॉन्ड्स। बॉन्ड्स में डिबेंचर शेयर सब आते हैं, बट यहां पे बॉन्ड क्योंकि फिक्स्ड है, शेयर में इनकम फिक्स, ऑल्दो डिबेंचर में होती है, डिबेंचर मतलब बॉन्ड्स एक ही बात है, मान लीजिए आप। इन्होंने कहा जब इंटरेस्ट रेट कम होगा, ज्यादा होगा, तो क्या होगा, डिमांड मनी की कम होगी, होल्डिंग की, और किसकी बढ़ेगी भाई साहब? होल्ड। चलो मैं चेंज करता हूं, इसको उल्टा बना दो, इंटरेस्ट हो गया कम रेट, तो होल्ड की डिमांड क्या होगी, और बॉन्ड्स की क्या हो जाएगी? इसका एक और नाम भी बताया मैंने अभी, लिक्विडिटी ट्रैप, यही तो था। इंटरेस्ट जितना कम हो, देखो यहां पे थोड़ा कम हुआ, अगर बहुत कम हो गया फिर तो सारा हम क्या रख लेंगे कैश में, क्लियर है बात? तो दिस इज थ्योरीज ऑफ मनी। कोई दिक्कत बेटे यहां तक? मुश्किल नहीं है। वैसे देखो पेपर में कुछ भी ऐसा है, वैसे मैं आपको बताऊं, तीनों मोटिव याद रख लेना, एमवीपीटी वाले फॉर्मूले याद रख लेना, और इन्वेंट्री वाला फॉर्मूला याद रख लेना। बाकी तो आपको सिंपल एक ही दिमाग रखना है, बात पूछो क्या? इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो बॉन्ड में डाल दो, कम हुआ तो कैश में डाल दो, और कुछ नहीं है इस चैप्टर का निष्कर्ष, आप अगर ध्यान से, है ना? हाँ जी बेटे। कुछ भी आप काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं, एवरी इन्वेस्टमेंट इज अ काइंड ऑफ स्पेकुलेशन। आप प्रॉपर्टी भी खरीदते हो, वैसे क्यों खरीदते हो कि प्राइस बढ़ जाए, अपॉर्चुनिटी उठाने की कोशिश करो, लॉस भी तो हो सकता है। बट इन्होंने बॉन्ड शब्द किया क्योंकि उस समय इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती थी, बट है वो सब स्पेकुलेशन ही, आप मान के, है ना? 8.2 चैप्टर इसके सेल्फ नोट्स बनाने को दिए थे बुक में, सही है, बड़े सिंपल से, थोड़ा फास्ट ट्रैक में लेंगे। डिमांड आपने कर ली, सप्लाई करेंगे। सप्लाई क्या होती है बच्चे? मार्केट में कितना पैसा सर्कुलेट हो रहा है, क्या होना चाहिए, द अमाउंट अवेलेबल विद द पब्लिक, दैट इज मनी सप्लाई। नोट्स बनाने को कहे गए थे, बनाए होंगे शायद आप लोगों ने, देखिए। वैसे मेरा अगला चैप्टर में आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, मनी सप्लाई को कंट्रोल कौन करता है सर? आरबीआई। कौन करता है? देखिए पहली बात, मनी सप्लाई के सोर्स, दो फैक्टर है जहां पर मनी सप्लाई डिपेंड करती है। पहला है डिसीजन ऑफ द सेंट्रल बैंक बेस्ड ऑन द अथॉरिटी, जो उनको अथॉरिटी मिली है वो डिसीजन लेंगे। एंड सेकंड, रिसोर्सेज ऑफ द कमर्शियल बैंक। किसका? कमर्शियल बैंक। वैसे तीन बिहेवियर आते हैं इसमें, पब्लिक का भी आता है। सेंट्रल बैंक बिहेव करेगा, नॉर्मल बैंक बिहेव करेगा, पब्लिक बिहेव करेगा। पहले तो 1 मार्क के लिए मेजरमेंट पढ़ लीजिए, बड़े इंपॉर्टेंट है। M1, M1 में क्या आते हैं? करेंसी नोट्स, कॉइंस विद द पीपल, डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक, चाहे करंट चाहे सेविंग, एंड अदर डिपॉजिट विद द, इसको नैरो मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? M2 क्या होता है? M1 में पोस्ट ऑफिस के सेविंग डिपॉजिट डाल दीजिए। M3 में M1 प्लस नेट डिपॉजिट, और इसको बोलते हैं ब्रॉड मनी या मनी एग्रीगेट। M4 में M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। M1 मोस्ट लिक्विड है, M4 सॉरी, M1 मोस्ट लिक्विड है, M1 लीस्ट, क्या बोल रहा हूं मैं भाई? M1 मोस्ट लिक्विड है, M4 लीस्ट लिक्विड है ना? करेंसी में कॉइन सब आता है। डिमांड डिपॉजिट ऑलरेडी बताए थे क्या होते हैं, जो आपके
सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट के खाते होते हैं जहां पर आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो, होता है टाइम डिपॉजिट एफडी, जो आप एक फिक्स पीरियड के बाद निकाल सकते हो, पहले निकालने पर चार्जेस लग जाते हैं, राइट। सर कुछ अदर डिपॉजिट होते हैं, डिपॉजिट ऑफ द गवर्नमेंट हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, इसमें डिमांड डिपॉजिट आ जाएंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ जाएंगे, वर्ल्ड बैंक वाले, आईएमएफ वाले आ जाएंगे, राइट। इसको अगर शॉर्ट में पढ़े तो ये आएगा डिपॉजिट ऑफ इंस्टीट्यूशन सच एज यूटीआई, आईडीबीआई, आईएफसीआई, नाबार्ड, या फिर डिमांड डिपॉजिट ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड फॉरेन गवर्नमेंट एंड डिमांड डिपॉजिट ऑफ आईएमएफ एंड, इसको यहां से याद करना, बाय चांस कुछ आ जाए। फिर ना जमाना बदला, M1 की जगह NM1 आ गए। पहले तो रिजर्व मनी क्या होता है, क्वेश्चन आया था इसके ऊपर भी, जो पैसा सर्कुलेशन में है प्लस जो बैंकर का पैसा आरबीआई के पास है, या अदर, या फिर आरबीआई ने कितना पैसा गवर्नमेंट को दे रखा है, आरबीआई ने कितना कमर्शियल को दे रखा है, आरबीआई का बैंक पे कितना क्लेम है, आरबीआई की फॉरेन की एसेट्स क्या है, गवर्नमेंट की करेंसी क्या है लायबिलिटी के प्रति, माइनस आरबीआई की नॉन मॉनिटरी लायबिलिटी। वैसे पहले वाला फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। NM1 क्या था, न्यू मॉनिटरी वन, पब्लिक की करेंसी, बैंक की डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट। NM2 में NM1 प्लस शॉर्ट टर्म डिपॉजिट ऑफ रेजिडेंट इंक्लूडिंग अप टू कॉन्ट्रेक्चुअल मैच्योरिटी ऑफ 1 ईयर, छोटे वाले डिपॉजिट। NM3 NM2 में लॉन्ग टर्म डिपॉजिट और कॉल टर्म फंडिंग। कॉल टर्म पता है कौन सी थी, टर्म एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, कॉल जैसे सीसी होती है, कभी भी आप निकाल सकते हो, कभी भी आप ओवरड्राफ्ट लिमिट, कौन सी लिमिट, रिजर्व मनी। और देखो रिजर्व मनी की डेफिनेशन यहां भी बड़ी अच्छी है, रिजर्व मनी इज कंप्राइज ऑफ द करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, कैश रिजर्व ऑफ बैंक एंड अदर डिपॉजिट ऑफ आरबीआई, है ना। और एक डिफरेंस बताया गया है M1 या रिजर्व मनी का, M1 में डिमांड डिपॉजिट आते हैं जबकि रिजर्व मनी में कैश रिजर्व आते हैं। और रिजर्व मनी के ना बड़े सारे नाम है, काम आएंगे आगे, ध्यान रखना। पहला सेंट्रल बैंक मनी, बेस मनी, हाई पावर्ड मनी। सर फिर ना तीन और ले आइए NM3 के बाद, L1, L2, L3। L1 में इन्होंने बोला NM3 प्लस ऑल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस एक्सक्लूडिंग NSE। L2 में बोला L1 प्लस टर्म डिपॉजिट विद द इंस्टीट्यूशन, रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, FIs एंड सर्टिफिकेट डिपॉजिट इशूड बाय द FI। देखो अभी तक बैंक्स थी, अब FIs भी आ गई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एंड थर्ड में NBFCs भी आ गई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, वो कंपनीज जो बैंक नहीं है मगर जनरली बैंक वाला काम करती है। तो L1, L2, L3, देखो M1, M2, M3, M4, NM1, NM2, NM3, L1, L2, L3 और रिजर्व मनी कितने हो गए, 11। ये 11 एक एक नंबर में आ सकता है, इसमें एक दो नंबर का कुछ आ सकता है, तो इनको याद रखना। कौन सा बेटे, ऑन कंपैरिजन में बताया गया M1 और रिजर्व मनी का कंपैरिजन कर रहा हूं मैं, किसका, M1 और M1 में डिमांड डिपॉजिट आते हैं जबकि रिजर्व मनी में कैश रिजर्व आता है। मतलब बैंक में जो डिमांड डिपॉजिट पड़े हैं, लोगों के खाते का पैसा है, वो M1 है, बट बैंक का जो कैश रिजर्व पड़ा है वो क्या है, रिजर्व मनी, वो क्या है, रिजर्व। ये मैं मानता हूं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है, और जून और सितंबर दोनों में आए। अगर आपने ध्यान से पेपर देखा, सोल्व कराए थे मैंने, आपको याद है, इवन लाइव कराए थे, वो वीडियो पड़ी भी होगी अगर आप दोबारा देखना चाहो तो। इससे पहले नहीं देखी हो, दोबारा क्या देखिएगा ना वैसे। चलिए करें स्टार्ट। मल्टीप्लायर क्या होता है, जो मल्टीप्लाई कर रहा है पैसे को, राइट। पहले फॉर्मूला दिखाता हूं आपको, M इंटू एम बी, ये क्या है, M इज इक्वल टू, किसकी इक्वल टू, M। सर M का मतलब कैपिटल M, ये कौन सा होता है, सप्लाई, मनी की सप्लाई। छोटा m क्या है, मल्टीप्लायर, और MB क्या है, मॉनिटरी बेस, हाई पावर्ड मनी, रिजर्व मनी, बड़े सारे नाम, सेंट्रल बैंक मनी। सुन लीजिए फॉर्मूला, कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू MB। कैपिटल M मनी सप्लाई, स्मॉल m मल्टीप्लायर, MB मॉनिटरी बेस। कह रहा है हम ना मल्टीप्लाई करते हैं पैसे को, किसको करते हैं, मल्टीप्लाई। यहां से ना मल्टीप्लायर का फॉर्मूला भी निकल आता है, अगर आप ध्यान से देखो, स्मॉल m इज इक्वल टू M डिवाइड बाय MB। अगर मैं टोटल सप्लाई को मॉनिटरी बेस से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगी, सर इससे डेफिनेशन ही निकल गई, पूछो क्या। अगर हम रिजर्व मनी बढ़ा दें तो सप्लाई बढ़ जाएगी, अगर हम मॉनिटरी बेस बढ़ा दें सप्लाई
बट कितने गुना बढ़ेगी वो मल्टीप्लायर है। वो क्या है? मल्टीप्लायर यही तो बढ़ाता है। आपने 100 रुपए का रिजर्व मनी बढ़ाया और 1000 रुपए की आपकी सप्लाई बढ़ गई, तो 1000 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लायर क्या है? 10 टाइम्स। क्या है? 1 रुपया डालने पर 10 रुपए बढ़ जाते हैं। दैट इज मल्टीप्लायर। दैट इज मनी मल्टीप्लायर को दिया गया था मिल्टन फ्रीडमैन ने। ये देखिए, इन्होंने कहा एक हाई पावर्ड मनी होता है, एक रिजर्व। ये देखो, 3 बातें इन्होंने उठाई, याद करो। तो फॉर्मूला मल्टीप्लायर का अलग है, ये देख लीजिए। एक होता है कितना पैसा है मनी, हाई पावर्ड मनी। एक होता है ER/D, कितना आप रिजर्व लगाएंगे। मतलब देखो, बैंक को ना कुछ पैसा रिजर्व की फॉर्म में रखना, सारा वो बांटेगा नहीं। और तीसरा, पब्लिक कितना कैश होल्ड करेगी। आप घर में पैसा रखते हो, डिमांड नहीं करते हो, डिमांड करते हो घर पे रख के उसको यूज नहीं करते। होगा क्या? 3 बिहेवियर है। पहले कमर्शियल बैंक का, सेंट्रल बैंक का और पब्लिक का। कमर्शियल बैंक से पहले सेंट्रल बैंक बिहेवियर करेगा। अब सेंट्रल बैंक का बिहेवियर तो मैं अगले चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, वो बड़े सारे इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास। सेंट्रल बैंक ही मेन डिसीजन लेता है सप्लाई बढ़ाने के लिए। वही कमर्शियल बैंक को फोन करेगा, आप रिजर्व ज्यादा रख लो, रिजर्व कम कर दो। अब कमर्शियल बैंक का क्या बिहेवियर है, आप मुझे बताओ। ये रिजर्व है, मान लो रिजर्व क्या है? रिजर्व एक बार कम करते, एक बार ज्यादा। आप मुझे बताओ, रिजर्व कम किया, सप्लाई बढ़ेगी कम होगी? आप पैसा रखोगे कम और बांट दोगे, लोग यूज करेंगे। रिजर्व आप ज्यादा करोगे मान लो, तो सप्लाई क्या होगी? तो सर सिंपल सी भाषा में इसको लिख दे क्या? इनवर्स रिलेशन। क्या लिख दे? रिजर्व का और मनी सप्लाई का क्या रिलेशन है? क्योंकि रिजर्व कम होगा तो आप लोन ज्यादा दोगे, लोगों को लोन ज्यादा मिलेगा तो लोग ज्यादा यूज करेंगे, पैसा मार्केट में सर्कुलेट होगा तो सप्लाई। तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन रिजर्व एंड मनी सप्लाई। जनता की बात करें, पब्लिक का, पब्लिक जो पैसा घर पे रखती है उसको करेंसी रेशो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब आप मुझे बताओ, अगर आप कैश में होल्ड ज्यादा करोगे पैसा, सप्लाई कम होगी ज्यादा होगी? कम होगी। आपने घर पे रख लिया बिना बात के, तो सर ये भी कौन सा रिलेशन है? मतलब आप कहना चाहते हो देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन द करेंसी रेशियो एंड सप्लाई। लोअर द करेंसी रेशियो हायर द सप्लाई, हायर द करेंसी रेशियो लोअर द। जब लोग कैश की फॉर्म में ज्यादा पैसा रखेंगे तो यूज कम करेंगे, उसका यूज कम करेंगे तो सप्लाई ज्यादा होगी, यूज कम करेंगे सप्लाई कम होगी। मतलब इन शॉर्ट आपको घर पे रखना पैसा, पैसा सर्कुलेशन में घूमेगा तभी मल्टीप्लाई होगा। घर पड़ा पैसा मल्टीप्लाई कैसे होगा? क्योंकि सर बैंक वाला कैसे होगा? बैंक वाला तो बताऊंगा ना भी मैं, बैंक वाले में बताऊंगा कैसे। घर पड़ा पैसा कुछ करता है? घर में पड़ा डिवाइड कैसे होता है? अच्छा, टुकड़ा कह रहा घर वाले उठा लेते हैं सारे। चले, अच्छा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। अगर कैश बैलेंसेस शॉर्ट पड़ते हैं, मान लीजिए कैश बैलेंसेस क्या पड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं? वे एंड मींस एडवांसेस या ओवरड्राफ्ट। जब भी ना मतलब किसी बैंक को पैसे की आवश्यकता है, सरकार को पैसे की आवश्यकता है, तो वो आरबीआई से पैसे मांग लेती है। तो उससे सप्लाई, मान लो मार्केट में पैसा कम है और सरकार को लग रहा है पैसा डालना, तो वो आरबीआई से बात करेगा, सप्लाई बढ़ा देगा। सिंपल सी बात है। शॉर्ट टर्म लोन्स जो बैंक लेते हैं आरबीआई से, उनको WMA, वेज एंड मींस एडवांसेस। अब ये इंपॉर्टेंट है सर, देखिए डिपॉजिट मल्टीप्लायर। आपने कहा मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई कैसे होगा? इसको आप डिपॉजिट मल्टीप्लायर या डिपॉजिट एक्सपेंशन मल्टीप्लायर बोलते हैं। ये बताता है कि ना न्यू मनी क्रिएट होगा हाई पावर्ड मनी बढ़ाने से। मतलब आप जब हाई पावर्ड मनी बढ़ाओगे तो सप्लाई बढ़ जाएगी। फॉर्मूला बताया था ना अभी, वैसे काम करेगा। इसका एग्जांपल बड़ा अच्छा लिया हमने। देखिए, आपने 1000 रुपए जमा कराए, बैंक के पास 1000 रुपए आ गए। बैंक का रेशियो है मानो 10% रिजर्व का। बैंक ने 900 रुपए किसी और को दिए, अब ये 900 रुपए किसी और के पास आ गए, उसने आगे दिए, वो बैंक में जाओगे, फिर वो 10% रख के 810 हो गए। ऐसे कंसेप्ट किया था ना। एक व्यक्ति पैसा डालता है बैंक में, बैंक 10% रख के दूसरे को दे देता है, फिर दूसरा यूज करके बैंक को डालता है, फिर वो दे देता है। तो ये चलता रहेगा 100, 1000, 900, 810, फिर 729। अल्टीमेटली हमने लास्ट में देखा ये 1000 क्या बन गया था। तो एक बात मुझे बताइए, ध्यान से देखना, 1000 रुपए का मनी इंट्रोड्यूस हुआ और 10,000 की सप्लाई बढ़ गई, तो मेरा मल्टीप्लायर क्या आया? माई के इज 10। दैट मीन्स 1000 रुपए लगाने से सप्लाई 10,000 की जा सकती है। दैट इज द वैल्यू ऑफ के मल्टीप्लायर। ये डायग्राम भी आप देख सकते हो। 40% का रिजर्व लिया था हमने, एक आदमी ने 5000 डाले, 40% काट के 3000 लोन दे दिया, फिर 40 काट के 1800 लोन दे दिया। ऐसे करते करते हमने लास्ट में देखा तो 12,500 बन गया था। कितना बन गया था?
तो 12,500 का मतलब मल्टीप्लाई कितना हुआ 5। देखिए ना 12,500 डिवाइड बाय 5,000 तो मल्टीप्लायर बेटे क्या आया 5। यहां पे एक नया फॉर्मूला भी आपके लिए बना, पूछो क्या। 2.5 आएगा, सॉरी माय मिस्टेक, नाराज क्यों तो 2.5 क्या आएगा। यहां पे ना मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, आपको मुझे खुद बताना चाहिए, जबकि K is equal to 1 divided by R. There is an inverse relation between multiplier and reserve ratio. ध्यान रखना है फॉर्मूला है। K is, अभी ना एक क्वेश्चन कराया था सितंबर का, उसमें एक ही चीज गिवन थी, इसको उल्टा किया था हमने, याद कीजिए। K is equal to 1 by, जैसे इसमें 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 ना मल्टीप्लायर की वैल्यू सीधी निकल जाती, पूछो कैसे। रिजर्व रेशियो 40% था, 1 डिवाइड बाय 40 करो 2.5 आएगा। गेट निकाल लीजिए। बच्चा पता क्या करता है, पहला 40% को मल्टीप्लाई करेगा, अमाउंट में निकालेगा, वहां सीधा निकाल लो यार। 1 डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू के, उल्टा कर दो इसको, 1 डिवाइड बाय के इज इक्वल टू आर। आप एक बार करो ना 1 डिवाइड बाय 2.5 करो तो 0.40 आ जाएगा, 40%। एक ही तो बात है। इफ a इज इक्वल टू 1 बाय b है तो b इज इक्वल टू 1 बाय a होगा ना, ऑब्वियस बात है। क्लियर है बात। दिस इज योर मनी सप्लाई। इसमें एग्रीगेट्स m1 m2 याद रखना, इसमें फॉर्मूला मल्टीप्लायर का कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू एम बी, दैट मीन मल्टीप्लायर इज इक्वल टू m डिवाइड बाय एम बी, वो याद रखना। एंड वन मोर, मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय रिजर्व रेशियो, है ना बात। न्यूमेरिकल आएगा और एक नहीं आएगा, कम से कम 2 आएंगे, थ्योरी अलग है, न्यूमेरिकल 2 ही आ जाएंगे, मल्टीप्लायर पे शायद 2 आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हाँ एक ही फॉर्मूला, क्वेश्चन घूम फिर के आ सकता है ना। देन हमने एक पढ़ा था डिपॉजिट मल्टीप्लायर मनी मल्टीप्लायर में क्या फर्क है, हल्का सा फर्क था। हमने कहा था कि यही फर्क है कि देखो डिपॉजिट मल्टीप्लायर कब काम आता है कि आप पैसा वापस डालो। उन्होंने कहा था जो व्यक्ति लोन लेता है जो थोड़ी कि पैसा वापस डालेगा। आप, मैंने पैसा लिया, सुनो ध्यान से, मैंने घर पे रख दिया, मल्टीप्लायर रुक गया ना, मैं मार्केट में डालूंगा तो वो डिपॉजिट मनी मल्टीप्लायर बनेगा, अदरवाइज वो खाली मनी मल्टीप्लायर रहेगा, डिपॉजिट अलग रहेगा। डिपॉजिट को वापस डालना जरूरी है। हमने एग्जांपल क्या लिया, 1000 रुपए लिए थे, यूज कर लिए। 200 लिए, क्या लोग कर लेते हैं सारा, नहीं डालते, कई बार तो रुक जाता है। अदरवाइज मनी मल्टीप्लायर डिपॉजिट मल्टीप्लायर एक ही होता है अगर सारा पैसा यूज करोगे। ऑलमोस्ट इक्वल होंगे अगर सारा डिपॉजिट किया गया, हाँ अदरवाइज सेम, ठीक बात है। ठीक है जी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है सर, अब आ जाएगा हमारे देश का बैंकिंग का करता था आरबीआई। कौन आ जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसी भी देश की ना मॉनेटरी पॉलिसी उसके सेंट्रल बैंक को मिलती है। हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई। हमें ना कोई भी इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन को रोकना है और स्टेबिलिटी लानी है। देखो हम ना हमेशा ने एक गलत बात पढ़ते हैं, पूछो। बच्चा हमेशा सोचता है कि महंगाई को कंट्रोल करना है, प्राइसेस अप को भी कंट्रोल करना होता है, प्राइसेस डाउन को भी करना होता है। किसी भी फ्लक्चुएशन को, आपकी हर्ट रेट कम हो जाए या ज्यादा है, दोनों ही खतरनाक है। स्टेबिलिटी, वी डोंट वांट प्राइसेस टू बी सो मच हायर एंड सो मच लोअर, हमें चाहिए स्टेबिलिटी। क्या चाहिए, और स्टेबिलिटी किसका काम है, आरबीआई का। ऑब्जेक्टिव क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के, पहला देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, सेकंड मनी सप्लाई, सबसे इंपॉर्टेंट यही पढ़ना है मैंने। इस चैप्टर में मनी सप्लाई पढ़ा था ना, आप कैसे करेंगे वो हम पढ़ेंगे। पैसा कम करना है ज्यादा करना है, कौन करेगा, आरबीआई। थर्ड, इंटरेस्ट रेट को बहुत ज्यादा या बहुत कम नहीं करना, मॉडरेट लाना है। क्या लेना है, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो दिक्कत है, कम होंगे तो दिक्कत है। लास्ट, एफिशिएंट मार्केट बनानी है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ओपन मार्केट ऑपरेशन करते हैं ना, ओएमओ, खाली स्टॉक मार्केट नहीं होती, एक कैपिटल मार्केट होती है, गवर्नमेंट बेचती है अपने बॉन्ड्स को, सिक्योरिटीज को, वो भी करना है। खाली प्राइवेट प्लेयर को ऑप्शन नहीं देना, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी भी मार्केट में खरीदी और बेची जानी चाहिए। ये कौन करता है, आरबीआई, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, 3 बात होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, एनालिसिस, ट्रांसमिशन अभी बताऊंगा, और थर्ड है ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये 3 बातें हमें देखनी है। पहले ट्रांसमिशन की बात करता हूं, कैसे हम ट्रांसमिशन समझते हैं, ट्रांसफर करना हमारा ऑब्जेक्टिव दिमाग के अंदर है, इसको कैसे ट्रांसफर करना है। पहला, इसके लिए हम करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज, जो इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट करता है, और इंटरेस्ट रेट के अफेक्ट होने से इकोनॉमिक एक्टिविटी जो इन्फ्लेशन को अफेक्ट किया। देखो फर्स्ट चैप्टर डिमांड में बताया था, अभी बता रहा हूं, जितना मैं इसमें पढ़ाने वाला हूं ना अगले 5-7 मिनट में, सब में इंटरेस्ट रेट जुड़ा है। अल्टीमेटली हर चीज की कहानी किसमें है, इंटरेस्ट रेट में। पॉलिसी
बनती है, पॉलिसी इंपैक्ट करती है इंटरेस्ट रेट को, और इंटरेस्ट रेट इंपैक्ट करता है इकोनॉमी को। इसके अलग अलग चैनल है, पहले का नाम ही यही है, इंटरेस्ट रेट चैनल या सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट चैनल। बड़ी सिंपल सी बात ये कहता है, अगर बैंक डिपॉजिट पे लो इंटरेस्ट रेट है तो आप इन्वेस्टमेंट या सेव कम करोगे, जब आप सेविंग कम करोगे तो गुड सर्विसेज पे पैसा ज्यादा लग जाएगा। और उल्टा मैं बोलूं, अगर इंटरेस्ट रेट लोन की कम है, किसकी कम है, तो आप बोरो ज्यादा करोगे और डिमांड क्रिएट करोगे। मतलब समझिए, जब इंटरेस्ट रेट की बात होगी, लोन की अलग चलेगी, इन्वेस्टमेंट की अलग चलेगी। लोन का इंटरेस्ट रेट कम है तो आप पैसा उधार पे लेके खर्चोगे, इन्वेस्टमेंट की इंटरेस्ट रेट कम है तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। अल्टीमेटली आपको फायदा देखना है। देखो कंज्यूमर क्या चाहता है, लोन मिले सस्ता और इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट मिले ज्यादा। मतलब आप जो पैसा लगाओ उस पर रिटर्न चाहिए, मगर आप जो पैसा लो उस पर रिटर्न कम देनी पड़े। दैट इज इंटरेस्ट रेट चैनल। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा ना, लोग लोन लेकर कंज्यूमर गुड्स छोड़िए कैपिटल गुड्स भी खरीदेंगे, बिजनेस चलेंगे। आप बिजनेसमैन को 10% लोन है मान लो, आप बोलो 6 कर दिया आपका लोन, आप देखना वो नई नई इन्वेस्टमेंट करेगा क्योंकि उसको लोन क्या मिल रहा है, सस्ता। और आप उसका 10 का इंटरेस्ट रेट 12-15 कर दो तो शायद वो इन्वेस्टमेंट क्या कर दे अपनी कम, क्योंकि लोन हो जाएगा महंगा। ऐसे कैश फ्लो चैनल, देखो नाम कैश फ्लो है, फिर मैं इंटरेस्ट लेके आऊंगा। अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो कैश कम होगा, ज्यादा होगा या नहीं होगा, बताता हूं कैसे। लोन सस्ता हो गया, लोन क्या हो गया, तो कैश ज्यादा हुआ कम हुआ, आपको लोन सस्ता है तो कैश ज्यादा मिल जाएगा आपको, और लोन महंगा हो गया तो कैश क्या हो जाएगा, कैश कम होगा तो आप खर्चा कम करोगे, कैश ज्यादा होगा तो आप ज्यादा करोगे। नेक्स्ट है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट मतलब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वाले, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले। याद एक चैप्टर आता है 9th चैप्टर में, एक्सचेंज रेट। हम डॉलर इज इक्वल टू रुपीज समथिंग, दैट इज इनडायरेक्ट कोड, डायरेक्ट कोड वो पढ़ते हैं। अगर देखिए डोमेस्टिक करेंसी महंगी होगी तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, आउटपुट कम हो जाएगा, इंप्लॉयमेंट कम हो जाएगी, तो क्या बढ़ जाएगा। और उल्टा देखो, हमारी करेंसी सस्ती होगी, हमारा प्रोडक्ट भी सस्ता हो गया, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, आउटपुट बढ़ेगा, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा, बट हम इंपोर्ट क्या कर देंगे, कम। तो आपको सिंपल सी भाषा में समझना एक्सचेंज रेट। अगर आपकी करेंसी महंगी होगी है तो इंपोर्ट पे जल जाएंगे लोग, और आपकी करेंसी सस्ती होगी तो लोग एक्सपोर्ट पर जाएंगे, किस पे जाएंगे, एक्सपोर्ट। नेक्स्ट है असेट प्राइस चैनल। असेट मतलब सिक्योरिटी, क्या है, अगर आपकी मान लो आपने शेयर्स में पैसा लगाया, 100 वाला शेयर 200 का हो गया, फायदा हुआ नुकसान हुआ, फायदा हुआ तो आप कंजप्शन क्या करोगे, ज्यादा। शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, ये देखिए ये इंटरेस्ट रेट की बात दोबारा आ गई, अगर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो डेट ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। समझिए इंटरेस्ट देखो दो ऑप्शन है, या तो डिबेंचर में लगाओ या शेयर्स में, सिंपल समझना। शेयर्स में जनरली हम लगाते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म का क्या पता डिविडेंड दे रही है कंपनी। अगर आज इंटरेस्ट रेट अच्छा है, सुनना ध्यान से, इंटरेस्ट रेट क्या है, तो आप शेयर्स में लगाओगे डिबेंचर में, डिबेंचर फिक्स देगा ना, और आज इंटरेस्ट रेट कम है तो आप फिर आप लॉन्ग टर्म की कहानी पे चलेंगे। इंटरेस्ट रेट आपकी एसेट को इंपैक्ट करता है, कौन सी एसेट लेनी है। जब इंटरेस्ट रेट अच्छा है तो डेट में जाएंगे, इंटरेस्ट रेट कम है तो हम शेयर्स में जाएंगे, कितने जाएंगे, क्योंकि शेयर डिविडेंड शायद ना दे, गारंटी ना, लेकिन वैल्यू एप्रिसिएशन देगा, कैपिटल गेन तो देगा हमें। 100 का शेयर 500 का हो गया भाई साहब, 2 साल में 100 का शेयर कितने का हो गया, ना भी तो डिविडेंड क्या होगा, डेट में कितना मिलता, 10% 20% मिल जाता 2 साल का। तो आपको सोचना पड़ेगा, राइट, दैट इज असेट प्राइस चैनल। वेल्थ कम होगी तो कंजप्शन कम होगी, आउटपुट कम होगा, वो सारी बात है। एंड द लास्ट बैलेंस शीट चैनल। बैलेंस शीट में भी वही कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, लोन की बात आ गई, किसकी आ गई, बैलेंस शीट देखी है, देखी होगी यार, दो साइड होती है, एसेट्स और लायबिलिटी की बात करते हैं। अगर लोन की कॉस्ट बढ़ गई, मतलब इंटरेस्ट रेट महंगा हो गया, तो फिर क्या होगा, बैलेंस शीट वीक होगी, क्योंकि वेल्थ कम हो जाएगी, लायबिलिटी बढ़ जाएगी, और इंटरेस्ट सस्ता होगा तो बैलेंस शीट क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग। इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन आएगा, अगर कॉस्ट ऑफ क्रेडिट बढ़ेगा बैलेंस शीट क्या हो जाएगी, वीक, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कम होगा तो बैलेंस शीट क्या हो जाएगी, दैट इज चैनल, ट्रांसमिशन के चैनल। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं पढ़ाने वाला हूं, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद एक एमपीसी भी है जो मैंने बुक से रीड करने को दी थी, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था, अभी पीवाईक्यू रहते आया था कि वो एक हर 6 महीने में मिलके इन्फ्लेशन देती है, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कौन सा है वो, एमपीसी क्या थी, इसमें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों के रेट फाइनल होते हैं, 2016 में इंट्रोड्यूस की गई, पढ़ना बुक से। हाँ एग्जैक्टली 6 और 2 वाली। अब पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट की बात करता हूं, दो तरह के होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव।
क्वालिटेटिव में तो क्या होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट हम बताते हैं, लोन में कितना मार्जिन रखना है, मोरल सुएशन, मोरल प्रेशर डाला जाता है, डायरेक्ट एक्शन, बैंक के ऊपर एक्शन ले लेते हैं, लाइसेंस वगैरह फाइन लगा के, और एक था क्रेडिट रैशनिंग। क्या था क्रेडिट रैशनिंग? किस फील्ड में कितना लोन देना है, लाइक एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, डिस्ट्रीब्यूशन, क्या था? क्वांटिटेटिव इंपॉर्टेंट है इसमें, सीआरआर, एसएलआर, ओएमओ, देन एमएसएस, एमएसएफ, ये सारे थे। बड़े ध्यान, 5 मिनट का टॉपिक है, गिनके बड़े ध्यान से, क्वेश्चन दिखेगा। पहला क्या है? सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। क्या होता है ये वो रेशियो है जिस रेशियो में बैंक को अपना कैश आरबीआई के पास रखना है। कहां रखना है? और इसका सप्लाई से क्या रिलेशन है? नेगेटिव। सीआरआर बढ़ेगा, सप्लाई कम होगी, सीआरआर कम होगा, सप्लाई बढ़ेगी। तो एक है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। इस रेशियो में बैंक को अपनी एसेट लिक्विड फॉर्म में रखनी है, अपने पास रखनी है, आरबीआई के पास, मतलब लिक्विड में रखोगे पर बांटोगे नहीं। इसका भी क्या रिलेशन है? इनवर्स। अगर एसएलआर बढ़ेगा तो सप्लाई कम होगी, एसएलआर कम होगा तो सप्लाई। थर्ड है ओएमओ, ओपन मार्केट, आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बेचेगा या खरीदेगा। अगर आरबीआई बेचेगा तो लोगों के पास सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि पैसा किसके पास आ जाएगा? आरबीआई। आरबीआई कल को रिडेम्पशन करेगा तो लोगों के पास पैसा वापस चल जाएगा और सिक्योरिटी हमारे पास आरबीआई के पास आ जाएगी। बैंक रेट, देखिए वैसे मैंने आपको बताया था बैंक रेट डिस्कंटिन्यू हो गया, रेपो रेट आ गया, बट क्वेश्चन आया था इसके ऊपर। बैंक रेट वो रेट दिया है जिस पर बैंक जो है, सेंट्रल बैंक जो है, कमर्शियल बैंक की डिस्काउंटिंग करता है बिल्स की, या जिस पर वो लोन देता है, आप मान सकते हो, राइट? तो इसका रिलेशन भी इनवर्स ही है प्रैक्टिकली। बैंक रेट बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी, बैंक रेट कम होगी तो सप्लाई ज्यादा होगी। रेपो रेट क्या था? रेपो रेट जिस पर बैंक आरबीआई से बोरो करेगा। अब मुझे बताओ, रेपो रेट बढ़ गई तो लोन महंगा हो गया, बैंक का लोन महंगा हो गया तो कस्टमर का महंगा हो गया, कस्टमर का महंगा हो गया तो कम लेगा, सप्लाई क्या हो जाएगी? कम। और आपका रेपो रेट कम होगा, सप्लाई क्या हो जाएगी? ज्यादा। रिवर्स रेपो, उल्टा, जब आरबीआई किससे लेता है? बैंक से। इसमें क्या होगा? इसमें अगर रिजर्व बढ़ेगा, इसमें भी रिवर्स ही रहेगा अल्टीमेटली। लेकिन एक क्वेश्चन आया था पेपर में कि रिवर्स रेपो रेपो में कितना फर्क होता है, याद है? क्या था? 1% का था ना। वो इंस्टीट्यूट ने पूछा, हमने कर लिया। वैसे रियलिटी में ऐसा नहीं है। आज तक पूछो क्यों? इन दोनों में से ना आप देखोगे रेपो रेट तो काफी टाइम से चेंज नहीं हो रही, रिवर्स रेपो चेंज हो रही है। अब वो वन वाला कंसेप्ट है नहीं, बट थियोरेटिकल था तो इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन दे दिया, तो अब याद रखना वन का डिफरेंस है, अदरवाइज। अच्छा, वन का डिफरेंस है, ज्यादा कौन सा होगा, रेपो या रिवर्स रेपो? रेपो। आरबीआई महंगा देगा ना, आरबीआई महंगा लेगा थोड़ी। आरबीआई कहता है तू मेरे से पैसे ले 6% पे, मैं तेरे से लूंगा 5% पे। एग्जांपल, समझ रहे बात को? वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में अब इनमें वन का डिफरेंस नहीं है, अब अलग अलग फिक्स होते हैं दोनों अपने हिसाब से, बट फिर भी पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वन का। वो क्वेश्चन जून में आया था, सितंबर में तो नहीं आएगा शायद, साथ साथ तो नहीं आएगा, फिर भी याद रखना, कहीं बोलो आ जाए तो है, ठीक बात है। और ये सारे एलएएफ का पार्ट है। किसका पार्ट है? एलएएफ की फुल फॉर्म बता दो, मान जाऊंगा। एग्जैक्टली, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट। मतलब मैं आरबीआई, आप कमर्शियल बैंक, हमारे पास ना लिक्विडिटी कम ज्यादा है, उसको एडजस्ट करना, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट। मैंने पहले भी कहा था, आज दोबारा कह रहा हूं, जिस जिस चैप्टर में एब्रीविएशन है पढ़ लीजिए, एब्रीविएशन एग्जाम में आ सकती है। समझते हो एब्रीविएशन फुल फॉर्म? फिर आता सर एमएसएफ। एमएसएम की फुल फॉर्म बता दो। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। आपको ना लोन चाहिए, क्या चाहिए? लोन चाहिए, तो आपको लोन देंगे हम, एकदम चाहिए, पेनल्टी रेट है, पिनल रेट। आरबीआई कहता है ठीक है, रेपो में 1% जोड़ के ले जा, रेपो में 1% जोड़ के। समझ रहे बात को? ये पता है, आपको बताया था कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक अप्लाई करना पड़ता है, वर्किंग डे में करना पड़ता है, तो शाम का टाइम था, याद कीजिए, मैं नहीं बताऊंगा, आप याद कीजिए। इमरजेंसी नाइट, और मल्टीपल भी था एक, मल्टीपल था, इतना पैसा मिलेगा, 1 करोड़ का मल्टीपल था, 1 करोड़ मिलेगा, 2 करोड़ मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 1.5 नहीं मिलेगा पूरा। मतलब कि आरबीआई आपको पैसे चाहिए, आरबीआई के लिए ले, आपने रात को फोन किया 1 करोड़, आरबीआई का ले, रेपो में 1% जोड़ के दे दे। मतलब इमरजेंसी फंडिंग है। क्या ये? ओवरनाइट फंडिंग बोलते हैं, रातों रात। मैं क्यों बताऊं, आप देखिए टाइम क्या था, कोई कह रहा 7 से 7:30 था, कोई कह रहा 6 से 9 था, देख लो, 9 से 7 था, 7 से 7:30। और डे कौन कौन से थे? सैटरडे को नहीं मिलेगा,
संडे तो वैसे नॉन वर्किंग डे हो गया ना। चलिए लास्ट, फिर 8 भी आएगा, 8 भी कर लेना फोन, देखिए पैसा, ये सही है। लास्ट है MSS, अब इसकी फुल फॉर्म भी बता दो। हाँ जी, मार्केट स्टेबलाइजेशन। जब ना बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है मार्केट में, कम में नहीं, जब बहुत ज्यादा पैसा लोगों के पास हो गया, पैसा चाहिए, कैसे दूं, क्या बोलूंगा, जमा करा दो, मैं उनको ट्रेजरी बिल इशू करूंगा। क्या इशू करूंगा, ट्रेजरी बिल, टी बिल इशू करूंगा, और मार्केट से एक्सेस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर लूंगा। क्या कर लूंगा, वो दिखाते ना आजकल, वो आती है रील्स आती है, ऑयल में बर्फ डाल दो, बर्फ ऑयल निकाल लेती है, दिखाते हैं ना, नहीं देखा कभी, वो दिखाते हैं बटर घी को एब्जॉर्ब करना है, आदमी आदमी पनीर खाने गया, वहां पे तेल है, उसने बर्फ डाली, बाहर आ गया, दैट इज एब्जॉर्ब करना। तो जब लोगों के पास ज्यादा पैसा है तो ले लो, कैसे लोगे, टी बिल इशू करके लोगे। इससे क्या होगा, हाई लिक्विडिटी मार्केट में समाप्त हो। दिस इज योर मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। इसमें एक एमपीसी है जो आप खुद रीड करेंगे, जिसके सेल्फ नोट्स भी आपको बोले थे। एमपीसी बताया तो एक कमेटी बनाई गई है, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए कमेटी बनाई गई है। वो इन्फ्लेशन का मैक्सिमम और लोएस्ट रेट डिसाइड करती है। टाइम टू टाइम गवर्नमेंट हर 6 महीने में उसकी रिपोर्ट भी निकाल देती है, और एक कितने पीरियड के लिए डिसाइड की जाती है, ये तो आप बताओगे। एमपीसी जो पॉलिसी बनाती है इन्फ्लेशन का, लेट्स से 6% हाईएस्ट, 2% लोएस्ट, कितने समय के लिए होता है वो, आप नोट्स बनाया तुम लोगों ने, 6 to 18 मंथ्स का तो वो टारगेट निकालती है ना, ये पॉलिसी बनेगी कब कब, 6 से 18 महीने का टारगेट आएगा, फिर रिपोर्ट्स इशू की जाएंगी, ध्यान रखना। हाँ, टारगेट फिक्स कर दिया जाता है कि महंगाई, देखो हम ना हमेशा सोचते हैं महंगाई को रोका जाता है, महंगाई को नीचे जाने से भी रोका जाता है, ऊपर भी नहीं जानी और नीचे भी नहीं जानी। दिस इज योर चैप्टर मनी डिमांड, मनी सप्लाई, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। यहां तक बताएं बच्चे, कोई क्वेश्चन हो तो चलिए। नहीं, दिस इज चैप्टर नंबर 8 जो कि होता है समाप्त। जय श्री राम, जय माता दी।